हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, BCTQ प्रोग्राम में इस बार हमने SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट किया है और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अक्टूबर 2020 को जो SSC ने पेपर कंडक्ट कराया है, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को कंसिडर किया है, इनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस होंगे सर्वेइंग के। किसके होंगे क्वेश्चन? सर्वेइंग के। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Determine the approximate quantity of earthwork for a road embankment having a length of 120 meter on a uniform level ground. The width of formation is 10 meter and side slopes are 3:1. The heights of the bank at the ends are 1 meter and 1.5 meter. 1 meter and 1.5 meter respectively. Use trapezoidal method consisting average of area at two ends. देखो, इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एरिया, यहाँ पर जो बेसिकली हम फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा होगा? ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला होगा। और ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला कहता है, लेट सपोज दिस इज द एम्बैंकमेंट, दिस इज द एम्बैंकमेंट। ठीक है, ये क्या है? एम्बैंकमेंट है। और इस एम्बैंकमेंट के यहां पर फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट, तो एरिया A1 कैलकुलेट करना है और A2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि लेंथ तो ओवरऑल लेंथ तो आपको 120 मीटर दे रखी है। ट्रेपेजोइडल मेथड कहता है कि आपको अगर ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यूजिंग प्रिज्माइडल फॉर्मूला या फिर ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट बाय 2 इनटू लेंथ। तो हमको फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो एंड एरिया है वो कैलकुलेट करने हैं। डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला कैसे आएगा उसको भी देख सकते हैं। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखी है, यहाँ पर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है कितनी? 10 मीटर। ठीक है, तो ये एक आपके एम्बैंकमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, और इसकी विड्थ दे रखी है आपको B। इसको और थोड़ा बड़ा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, विड्थ दे रखी है B और साइड स्लोप लेट सपोज n/1 दे रखा है। n/1 दे रखा है, मतलब यहाँ n हॉरिजॉन्टल है एंड 1 वर्टिकल है। एंड डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट दे रखा है D। तो हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में इसको कैलकुलेट करने के लिए चॉइस क्या है कि हम इसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर दें। तो दो ट्राइंगल हैं और एक रेक्टेंगल हो गया। तो बेसिकली ये जो विड्थ है ये कितनी होगी, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सॉरी, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जो दे रखा है, इसमें विड्थ ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो दैट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन B। ठीक है, दिस इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन B। तो ये है B और ये है D, तो इसका एरिया तो हो जाएगा B इंटू D। ठीक है, कितना हो गया? B इंटू D। अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, ये ऑर्डिनेट कितना होगा। तो आपको भी पता है कि अगर हम यहाँ से 1 वर्टिकल नीचे जाते हैं तो हमें n हॉरिजॉन्टल मिलेगा, और अगर हम यहाँ पर D नीचे जाते हैं तो हमको ND हॉरिजॉन्टल मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ND और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? ND। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ND एंड D। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से हाफ ND इंटू D। तो ओवरऑल एरिया, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा आपका A = BD प्लस हाफ ऑफ द BD ND स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द ND स्क्वायर। ठीक है, तो A हो गया अपने पास में BD प्लस ND स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ठीक है, अब जो
एंड एरिया है उनके लिए डेप्थ जो है वो 1 है और 1.5 मीटर है। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है हमको 10 मीटर। तो डायरेक्टली हम इसमें A1 और A2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे A1 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 10, D1 है 1, N कितना दे रखा है यहाँ पर स्लोप 3:1, तो 3 इंटू डेप्थ है 1, तो ये आपका आ जाएगा 13 मीटर स्क्वायर A1। A2 भी इसी तरह से आएगा, B है आपका 10 और D है 1.5 प्लस N3 एंड 1.5 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी इसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हालांकि डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो आपको A1 और A2 मिल गया है। दिस इज 15 प्लस 3 इंटू 2.25, ठीक है 2.25, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 0.75 एंड 6.75, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 21.75 मीटर स्क्वायर इज द एरिया 2। अब हमको ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला लगाना है, हमको एंड एरिया पता लग गया A1 और A2, और ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला ये कहता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका A1 है अपना 13 प्लस A2 21.75 डिवाइड बाई 2, एवरेज एरिया इनटू लेंथ 120 मीटर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20.85 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। 2085 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन जो है आसान है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं मालूम तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप जनरेट भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आएगा दिस वन आएगा BD प्लस ND स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू द गिविंग स्टेटमेंट। करेक्ट कैलकुलेट करना है कि करेक्ट क्या होगा स्टेटमेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर लोअर, ठीक है। तो अर्थ कर्वेचर की वजह से बेसिकली मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां है और यहां है, दो ऑब्जेक्ट हैं A एंड B और सेम लेवल पे है। अगर हम RL की बात करें तो दोनों का RL क्या है, सेम है, सेम लेवल लाइन पे है। बट अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा के और यहाँ पर स्टाफ लगा के रीडिंग लेते हो तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। लाइन ऑफ साइट तो हमेशा आपकी हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो कर्वेचर की वजह से लाइन ऑफ साइट ऊपर चली गई है और जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे चला गया। इसका मतलब अगर आप नेक्स्ट पॉइंट का RL कैलकुलेट करोगे तो RL ऑफ A प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइट, इसका मतलब जो RL होगा वो कम आएगा। बेसिकली जब कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिकली ये दोनों जो हैं सेम लेवल पे हैं, बट जब कैलकुलेशन करोगे तो B का जो RL है वो कम आएगा, कम आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि सब जो लाइन ऑफ साइट है वो गिवन पॉइंट से ऊपर चली गई, ठीक है, गिवन पॉइंट से ऊपर चली गई। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे रह गया है। तो द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर लोअर। बिल्कुल, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ नजर आएगा। इसलिए हमको जो भी साइट हम वहां पर ऑब्जर्व करेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा नजर आएगी। अगर हम कहते कि कोई भी एरर नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती, कर्वेचर नहीं होता, तो A और B सेम पॉइंट पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। यहाँ स्टाफ लगाया, यहाँ स्टाफ लगाया और इस पर हमने रीडिंग ली, तो दोनों पर जो रीडिंग है वो सेम आएगी, बराबर आएगी। लेकिन अगर यहाँ कर्वेचर होता तो कर्वेचर की वजह से क्या होता है, जो B पर हमने जो रीडिंग ले रहे हैं वो B पर रीडिंग ज़्यादा आती, और जब रीडिंग ज़्यादा आ रही है इसका मतलब पॉइंट नीचे चला गया, लोअर हो गया है। इसी तरीके से द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉज टू एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर हायर। बिल्कुल, किसी पॉइंट की बात करें और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस केस में रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइन ऑफ साइट है वैसे तो हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, बट रिफ्रैक्शन की वजह से लाइन ऑफ साइट जो है वो ट्रू लाइन ऑफ साइट से नीचे चली जाती है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो कोई रीडिंग मान के चलो 1 मीटर आनी थी, वो रह गई आपकी 0.5 मीटर, 0.5 मीटर हो गई, तो इसका मतलब RL आपने बढ़ा दिया। RL क्यों बढ़ेगा, जैसे बैक साइड ले रखी हो,
ये बैक साइड है, दिस इज बेंचमार्क। तो RL ऑफ, यहां पर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज A, तो RL ऑफ A क्या हो जाएगा, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो हम 1 मीटर माइनस करते, कितना माइनस करते, 1 मीटर माइनस करते। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ रही है 100 मीटर, दोनों को मिला के कितनी आ रही है, 100 मीटर आ रही है। तो RL ऑफ A जब कोई रिफ्रैक्शन नहीं था तो 99 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टाफ रीडिंग आ रही है वो कितना हो जाएगा, अगर रिफ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं तो RL ऑफ A, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, इसकी वैल्यू तो हमने फिक्स कर ही रखी है क्योंकि इन पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो ये तो 100 है ही, माइनस 0.5 फोर साइड। अब रिफ्रैक्शन को कंसीडर करके हमने ये रीडिंग रखी है, तो ये कितना आया, 0.5। रिफ्रैक्शन की वजह से जो रीडिंग है वो हम कम पढ़ पा रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिफ्रैक्शन कंसीडरेशन में आ रहा है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 99.5। इसका मतलब RL बड़ा है, और जब RL बड़ा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है अपनी ट्रू पोजीशन से RL की रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर नजर आता है, ठीक है। तो बेसिकली द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉज टू एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर हायर, बिल्कुल। तो RL बड़ा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ट्रू पोजीशन से आपको ऊपर नजर आएगा। तो इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, A1 एंड सेकंड, सो करेक्ट ऑप्शन इज B, ठीक है। तो एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं कुछ वैल्यू अज्यूम करके, या फिर अगर आपको कंसेप्ट पता है तो वो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स, 3 डिग्री ईस्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस तरह का एक न्यूमेरिकल कराया था और उसमें डिक्लिनेशन को समझाया था। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड का मतलब होता है कि जब मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में हम रिलेशन देखें तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन में क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड, ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ये ईस्ट है तो मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ है, ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। गलत हो गया, यहां पर थोड़ी ना है ये, अगर ये डिक्लिनेशन वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता तो यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर होता, ये वेस्टर्न डिक्लिनेशन है। कौन सा डिक्लिनेशन है ये, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिक्लिनेशन। ये है ईस्टर्न डिक्लिनेशन, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिक्लिनेशन। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ट्रू नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ट्रू नॉर्थ जो है दोनों की रिलेटिव पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है और एनालाइज करना है। डायग्राम बना के याद नहीं करना है, डायग्राम बना के स्टेटमेंट्स को क्या करते रहिए, चेक करते रहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस बार पूछा है कि ट्रू नॉर्थ की पोजीशन कहाँ है, तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन में ट्रू नॉर्थ की पोजीशन होती है मैग्नेटिक नॉर्थ के वेस्ट साइड। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि सर ट्रू नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, नहीं, ये तो वेस्ट साइड है। ट्रू साउथ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक साउथ। अच्छा, अब और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया इसने, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर साउथ डायरेक्शन में भी जाएंगे, और ये है साहब साउथ और ये है वेस्ट। अगर हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाले नॉर्थ को पीछे बढ़ाते हैं, साउथ को बढ़ाते हैं, तो ये मैग्नेटिक साउथ। चलो, एंगल हमेशा कितना रहेगा, 3 डिग्री रहेगा, क्योंकि वैल्यू दे रखी है इसने, 3 डिग्री डिक्लिनेशन है। अब देखो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, थर्ड स्टेटमेंट को, ट्रू साउथ, ट्रू साउथ, दिस इज ट्रू साउथ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक साउथ। एग्जैक्टली, ये मैग्नेटिक साउथ है, इसके 3 डिग्री ईस्ट अगर हम जाएं, ईस्ट साइड जाएं, तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू साउथ मिल जाएगा। ये स्टेटमेंट अभी सही जा रहा है, तो इसको अभी टिक करके रखेंगे। एक लास्ट स्टेटमेंट और है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। अब देखो,
मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही जा रहा है और ये ऑप्शन भी सही जा रहा है। देखो ट्रू साउथ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक साउथ। अच्छा ट्रू साउथ एग्जैक्टली, यहाँ ट्रू साउथ भी क्या है, ईस्ट साइड है और 3 डिग्री है। लेकिन जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले और जहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है स्टेटमेंट्स को लेके कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं सेम पोजीशन को बता रहे हैं, लेकिन हमेशा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो नॉर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग ही चेक किया जाता है। इस वजह से जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से इस आंसर को करना है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों ने पहले ये स्टेटमेंट आ गया तो ये सही पोजीशन को बता रहा है, ये भी सही पोजीशन को बता रहा है, लेकिन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन साउथ के रेस्पेक्ट में नहीं लिया जाता है, साउथ एंड के रेस्पेक्ट में नहीं लिया जाता है, वो हमेशा नॉर्थ एंड के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो अगर नॉर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई स्टेटमेंट पहले करेक्ट हो रहा है तो हमको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट सेम पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट मोस्ट करेक्ट आंसर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the minimum number of satellites required from which signal can be recovered to enable a global positioning system receiver to determine latitude, longitude and altitude। देखिए अर्थ के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ये तीनों डायमेंशंस मेजर करनी है, फाइंड आउट करनी है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो चाहिए वो हो जाएंगी आपकी 4। कितनी हो जाएंगी, 4। और अर्थ को हम 6/4 के प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो आपके यहाँ 24 सैटेलाइट्स आपको प्लेस करने पड़ेंगे पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। कितने, 24। तो ये दो जो पॉइंट है ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा। अगर एक ही पॉइंट को आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है जीपीएस में तो आपको 4 सैटेलाइट्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है तो इसके चारों तरफ 1 2 3 4 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड आर 4। अगर आपको होल अर्थ को कवर करना है तो उस केस में आपको मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएंगी, 24। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। A backside reading taken by a level instrument set at station A on a benchmark RL 210.852 is 2.325 meter and foresight at a station is measured as 1.835 meter. What will be the reduced level of RL? Reduced level of station A. तो क्या कह रहा है, ए बैक साइट रीडिंग टेकन बाय ए लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट ए स्टेशन ए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर बैक साइट ली है, टेकन बाय ए लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट ए स्टेशन ए ऑन ए बेंचमार्क। बेंचमार्क पर हमने एक बैक साइट ली है जिसका RL है 210.852 मीटर और बैक साइट है 2.325 मीटर। ठीक है, एंड फोरसाइट एट ए स्टेशन इज मेजर्ड एज अ फोरसाइट ली है, कितनी हो जाएगी, फोरसाइट ले रखी है 1.835 मीटर। लेट्स सपोज दिस इज द स्टेशन ए। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रखा है। व्हाट विल बी द रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन ए। बेंचमार्क RL दे रखा है, डायरेक्ट प्रोसेस से क्वेश्चन है, तो RL ऑफ ए इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइट माइनस फोरसाइट। तो जो RL है वो है 210.852
ठीक है, प्लस ये जो है अपना 2.325 माइनस 1.835। सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका। सॉल्व करके देखते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए इसको। 210.852 प्लस 2.325 माइनस 1.835, 211.342। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। 211.342 इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट प्रोसेस से क्वेश्चन है और थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है, अच्छे से पढ़ना है, आसानी से समझ में आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेशन ए पर सेट किया है। स्टेशन ए पर कभी सेट नहीं करते। स्टेशन का मतलब है कि जहां पर स्टाफ को सेट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट इन दोनों के बीच में कहीं प्लेस किया होगा अपनी पोजीशन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेथड यूजुअली अडॉप्टेड टू कंटूर फॉर कंटूरिंग ऑन रफ माउंटेनियस रीजन। देखिए, अगर रफ माउंटेनियस रीजन है और वहां पर आपको कंटूरिंग करनी है तो इसके लिए हम टैक्योमेट्रिक सर्वे कंडक्ट करेंगे। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है और जनरली बार बार पूछा जाता है, तो कोशिश करके याद रखेंगे और हमेशा इस क्वेश्चन को सही करने का टारगेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एरिया ऑफ ए प्लान and old survey plotted on a sheet is found to have shrunk so that a line originally 10 cm long measures as 9.7 cm only. Calculate the shrinkage factor. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो श्रंक लेंथ कितनी है 9.7 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। 0.97 इज द श्रंकेज फैक्टर। 0.97 इज द श्रंकेज फैक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। श्रंकेज फैक्टर पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। जब कोई मैप श्रंक होता है उस केस में न्यूमेरिकल भी बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम टाइम में इनमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन स्केल से पूछा जाता है कि कौन सा स्केल श्रंकेज ऑफ मैप से अफेक्ट नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल, जैसे आप इंजीनियर्स स्केल जो लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो डायगोनल स्केल नहीं, यहाँ पर ग्राफिकल स्केल, सॉरी। तो तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं स्केल के ड्राइंग में लिखने के लिए। इंजीनियर्स फॉर्म में इंजीनियर्स स्केल बोलते हैं जिसको, आरएफ और ग्राफिकल स्केल। तो आरएफ और इंजीनियर्स स्केल अफेक्ट होते हैं जबकि ग्राफिकल स्केल अफेक्ट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the latitude and departure of a survey line are negative, both are negative, then the direction of mentioned line in whole circle bearing system will be। देखो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 270। लैटिट्यूड आपको पता है, व्हाट इज लैटिट्यूड, एल कॉस थीटा, एंड डिपार्चर है एल साइन थीटा। ठीक है, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में आपको देखना है कि कोई लाइन जिसके लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आपको पता है कॉस और साइन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर भी नेगेटिव, मतलब साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो अगर कोई लाइन यहाँ पर है, इस क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दोनों के लिए ही नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इसकी जो बियरिंग है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 180 से लेके 270 तक, 180 से लेके 270 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बस इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली याद करके आंसर नहीं करना है, अच्छे से समझ के ड्रॉ करके कि वाकई में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी डायरेक्टली आंसर मत कीजिए। इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि अगर आप 1 या 2-3 सेकंड के लिए पेन चलाएं और जिससे आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाए, इतना टाइम बिल्कुल रहेगा आपके लिए। बस इस डायग्राम को बना के और चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं।
कई बार एग्जाम के प्रेशर में सिली मिस्टेक होती हैं, जब हम याद करके आंसर को टिक कर देते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, जब हम ऑटोमेटिकली हवा में कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जहाँ पर पेन चलाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल वहाँ पेन चलाइए, याद करके कोई भी आंसर मत कीजिए जब तक कि कोई डेटाबेस या कुछ डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन ना हो। बोर्डिस रूल इज ऑल्सो टर्म्ड एज, अब ये याद करने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आप इसको शॉर्ट ठीक करेंगे, अदरवाइज इसको गलत भी कर सकते हैं तो कम आ रहेंगे। तो बोर्डिस रूल इज ऑल्सो टर्म्ड एज, बोर्डिस रूल को हम क्या कहते हैं? देखिए, ट्रांजिट रूल, एक्सिस रूल, कंपास रूल एंड ग्राफिकल रूल। देखो, बोर्डिस रूल जो है एक्सिस रूल और ट्रांजिट रूल दोनों से अलग है। ग्राफिकल रूल कहते नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंपास रूल। दूसरा नाम पूछा है तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? कंपास रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? कंपास रूल। क्लियर? तो इस तरह से ये ट्रैवर्स को बैलेंस करने के मेथड हैं, बोर्डिस रूल, ट्रांजिट, एक्सिस मेथड, ग्राफिकल, और बोर्डिस को हम क्या बोलते हैं? कंपास रूल। तो देखिए, डायरेक्टली मेथड्स के नाम पूछा है लेकिन दूसरा नाम पूछा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब देखो, आपने देखा होगा कि लास्ट क्वेश्चन में भी, या सॉरी लास्ट वीडियो सेशन में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, बस उसमें फॉर्मूला पूछा था या न्यूमेरिकल पूछ लिया है। तो देखते हैं, होल सर्कल बियरिंग दे रखी है 122 डिग्री 30 मिनट। तो किस क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमको देखो, एक बार अगर हम नोट डाउन करें तो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में केवल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें हमको पता लग गया कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, 122 डिग्री और 30 सेकंड वाला जो क्वाड्रेंट है, कोई लाइन ओ ए यहाँ पर है, तो ये है 122 डिग्री और 30 मिनट, ये इसकी होल सर्कल बियरिंग है। हमको पता लग गई लाइन जो है वो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। ये एंगल विदाउट मेजर किए हुए भी हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें साउथ ईस्ट दे रखा है। इस एंगल को मेजर करें तो ये एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री 30 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 57 डिग्री 30 मिनट। किस क्वाड्रेंट में है? साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो चलिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विद रेफरेंस टू आर्बिटरी मेरिडियन पासिंग थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड एज। देखिए, किसी भी आर्बिटरी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल जो है, लेट सपोज दिस इज एन आर्बिटरी मेरिडियन, ठीक है, ये क्या है? एक आर्बिटरी, एनी रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एज आर्बिटरी मेरिडियन, एंड इसके रेस्पेक्ट में कोई लाइन है और ये इसके एंड पॉइंट से गुजर रही है, और इस लाइन ओ ए का आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, दिस एंगल थीटा। तो इस थीटा को क्या बोलेंगे? यही कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय एन सर्वे लाइन ओ ए with reference line to arbitrary meridian passing through one of the extremities is called as। तो इस आर्बिटरी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में इस लाइन का जो हॉरिजॉन्टल एंगल उसको हम क्या बोलेंगे? वैसे तो बियरिंग हो गया, लेकिन किस मेरिडियन के रेस्पेक्ट में? आर्बिटरी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, तो ये आर्बिटरी बियरिंग हो गया। मैग्नेटिक बियरिंग नहीं, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन होती तो ये मैग्नेटिक बियरिंग होती। ट्रू बियरिंग, अगर ये ट्रू मेरिडियन होती तो ये ट्रू बियरिंग होती। आर्बिटरी बियरिंग और आर्बिटरी मेरिडियन, तो देखिए ये है आर्बिटरी बियरिंग, नॉट मेरिडियन, क्योंकि मेरिडियन तो क्या है? रेफरेंस लाइन, और बियरिंग होता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो सेशन। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस।